आगे सब आयुष कुछ पूछना है क्या? ठीक है, आज देखो अपन पढ़ेंगे चुनाव क्यों आवश्यक है। चुनाव क्यों आवश्यक है। आप मेरे साथ सवाल लिख लिया करो ताकि अपने को ओबीटी के तो एक्स्ट्रा होते ही हैं, ये सवाल जब तक नहीं लिखोगे तब तक अपने को क्वेश्चन का आंसर मिलेगा नहीं। आज सवाल लिखो पहले, चुनाव क्यों आवश्यक है। ओबीटी के तो मैं अलग से दे ही रहा हूँ, ओबीटी में भी कोई सवाल समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पूछ लिया करो, व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दिया करो ताकि उसको अपन दोबारा पढ़ लें। चुनाव क्यों आवश्यक है, देखो ज्यादातर जो व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी व्यवस्था पढ़ी, लोकतंत्र। क्योंकि हमने 4-5 व्यवस्था पढ़ी थी। ऐसा शासन जो राजा का होता है क्या कहलाता है, राजतंत्र कहलाता है। ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें कुछ लोगों के शासन को देखा जाता है कुलीन तंत्र या अभिजन वर्ग कहलाता है। ऐसा शासन जिसमें व्यक्ति विशेष की दादागिरी होती है क्या कहलाता है, तानाशाही शासन कहलाता है। ऐसा शासन जिसमें बहुसंख्यक लोग मिलकर अपनी सरकार को चुनते हैं क्या कहलाता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी कहलाता है। तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक कौन सा पढ़ा, लोकतंत्र, क्योंकि इसमें सर्वोच्च कौन होता है, जनता होती है। सर्वोच्च कौन होता है, जनता। और जनता में क्या निहित होती है, अंतिम शक्ति निहित होती है। अंतिम शक्ति निहित होती है या समाहित होती है। अब यहां चुनाव क्यों आवश्यक है ये देखते हैं। हम जानते हैं यहां हमारे बहुसंख्यक समाज है, इसमें जाति, वर्ण, जाति वर्ण वर्ग, अलग अलग संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, ये सब क्या है, अलग अलग है। ऐसे में शासन के निर्णय, विधि निर्माण के निर्णय कौन ले, यह तय करना आसान नहीं है कि शासन के निर्णय या विधि निर्माण के निर्णय कौन ले, ये तय करना आसान नहीं है। इसीलिए इनके लिए सभी व्यक्ति योग्य ही हों, ये भी जरूरी नहीं है। पहला सवाल तो हमारा यही उठ रहा है कि इनके निर्णय कौन ले। दूसरा सवाल, सभी व्यक्ति इसके योग्य हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। फिर अगर चुनाव ना हो, अगर चुनाव नहीं हो तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है। क्यों, क्योंकि सत्ता किसको चाहिए, सबको चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कि हमें किस प्रकार की सरकार चाहिए, कौन से लोग सरकार को चला सकते हैं, ये तय करने का अधिकार किसको मिलना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए। और हम जानते हैं हमारे संविधान ने ये शक्ति दी भी किसको है, जनता को ही दी है। ये पावर संविधान में किसको दी गई है, जनता को दी गई है। इसीलिए चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। सवाल क्या पढ़ा था हमने कि चुनाव क्यों जरूरी है। निकिता यादव, प्रॉब्लम आ रही है बेटा? निकिता यादव, नो सर। आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर। ठीक है, सवाल क्या था, चुनाव क्यों आवश्यक है। चुनाव इसलिए आवश्यक है कि सरकार, देखो इसको एक जगह कर देता हूं मैं पूरा, सरकार में कौन होगा, ये सरकार में कौन होगा, ये किसका आंसर दे रहा हूं मैं, चुनाव क्यों आवश्यक है। ये तय किससे होता है, चुनाव से तय होता है।
सरकार में किस समूह के कितने लोग होंगे, ये भी तय कौन करता है, जनता ही तय करती है, क्योंकि संविधान किसने बनाया था, जनता ने, तो उसमें आरक्षण की व्यवस्था भी है। फिर शिक्षा का लेवल क्या होगा, ये भी तय कौन करता है, जनता ही तय करती है, कि अनपढ़ लोगों को चुनकर लाएगी, पढ़े लिखे लोगों को चुनकर लाएगी, विशेषज्ञों को चुनकर लाएगी, जानकारों को चुनकर लाएगी। क्यों? क्योंकि इनका जो एग्जाम है चुने हुए लोगों का या आपकी सरकार का, वो लगातार हर दिन कितने वर्ष तक होना है, 5 वर्ष तक जनता इनका चुनाव लेती रहती है, इन्हें देखती रहती है हर पैमाने पर ये सही उतरते हैं या नहीं। तो ये सारा घटनाक्रम किससे होता है, चुनाव से होता है। चुनाव क्यों आवश्यक है, किसके समझ में नहीं आया, फिर इसको आगे और बढ़ाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आई क्या? ठीक है। चुनाव क्यों आवश्यक है, फिर से बता रहा हूं मैं, ताकि हम खुलकर निर्णय ले सकें सरकार में कौन आएगा। जैसे शिक्षित लोग आएंगे, अशिक्षित लोग आएंगे, सरकार में किस प्रकार के निर्णय लेने वाले लोग आएंगे। जनता अपने हित में जो अच्छा लगता है उसे वो चुन सकती है, इसलिए चुनाव आवश्यक है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए भविष्य चुनने का अधिकार मिला हुआ है। किसने दिया? संविधान ने। और वो किसके माध्यम से चुन सकता है? मतदान के माध्यम से चुन सकता है, इसीलिए चुनाव आवश्यक है। तीसरा बिंदु, झगड़ा ना हो, यानी कि आपस में लड़े नहीं, मुझे सत्ता चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका निर्णय कौन कर देती है? सरकार, जनता कर देती है, सरकार बना कर। इसीलिए भी क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। चौथा बिंदु देखो, आपने देखा होगा लगातार कोई किसी पद पर बना रहता है तो उसे प्राउड फील होने लगता है, अपने आप को राजा समझने लगता है, तानाशाही व्यवस्थाएं हो सकती हैं। ऐसा ना हो, इसीलिए नियमित समय पर क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए, ताकि सरकार पर प्रेशर रहे कि जनता जनार्दन हमें हटा देगी यदि हमने काम नहीं किया तो इसीलिए क्या होने चाहिए? चुनाव होना चाहिए। पांचवा बिंदु, जिम्मेवारी भी बढ़ती है। सरकार चुनाव के माध्यम से जिम्मेवार भी बनती है, सरकार पर जिम्मेवारियों का बोझ आ जाता है कि हमें अगर काम नहीं किया तो जनता हमें छोड़ने वाली नहीं है। इसीलिए हमें क्या चाहिए? चुनाव आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए, नियमित समय पर चुनाव होने चाहिए। इससे आम जनता को तो फायदा होता ही है, प्लस लोकतंत्र को भी इसमें फायदा होता है। इसमें देखो, चुनाव में एक चीज और रह गई, वो है एक एग्जाम्पल पंचायती राज का। चुनाव होने से क्या बन पड़ती है? जिम्मेदारी। क्या बढ़ जाती है? जिम्मेवारी बढ़ जाती है। चुनाव होने से क्या बढ़ जाती है? जिम्मेवारी बढ़ जाती है, उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, किसका? सरकार का या प्रशासकों का? प्रशासकों का। एग्जाम्पल आप देखें, याद रखना है 1992 या डायरेक्टली लिख लिया 73वां संविधान संशोधन 92 में हुआ था। ठीक है। इससे हमारे यहाँ क्या आया? पंचायती राज आया। किसकी व्यवस्था हुई? पंचायती राज की व्यवस्था हमारे यहाँ हुई। पंचायती राज को और क्या कह सकते हैं? ग्रामीण प्रशासन। ये एग्जाम्पल याद रखना है, आगे अपने सिलेबस में ये ऐसे के ऐसे ही आएगा, तो वहां इसको नहीं पढ़ेंगे। यहाँ ये एग्जाम्पल के रूप में काम आ रहा है, वहां डिटेल के रूप में काम आ जाएगा। हम पढ़ रहे हैं चुनाव क्यों आवश्यक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। और लागू हुआ था 93 में, है ना, 1993 93 में लागू हुआ, 92 में बन गया।
कौन सी व्यवस्था लागू हुई? पंचायती राज की व्यवस्था हुई, जिसे हमने क्या कहा? ग्रामीण प्रशासन भी कहा। अब सवाल क्या उठता है, इस संशोधन से पहले जब ये संशोधन लागू नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था, कौन सा संशोधन? 73वां संविधान संशोधन जब लागू नहीं हुआ था, उस समय की बात मैं आपको कर रहा हूं। उस समय क्या था कि सरकार सरपंचों के चुनाव अपनी मर्जी से करवाती थी। किससे करवाती थी? अपनी मर्जी से करवाती थी। चाहे तो वो करवा ले, चाहे तो ना करवाए। अब आप देखो, जब अपनी मर्जी सरकार चला रही है तो क्या लोकतंत्र के चांस बन रहे हैं? क्या कभी नहीं बन रहे। क्या लोकतंत्र आ सकता है? क्या कभी नहीं आ सकता। ऐसी स्थिति में हमारे सामने लोकतंत्र जैसी कोई चीज थी ही नहीं, इसीलिए नियमित अंतराल पर चुनाव होना क्या था? जरूरी। इसीलिए क्या लाया गया? बलवंत राय मेहता की अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था या ग्रामीण प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया, जिससे आम चुनाव नियमित रूप से हो, सरपंचों को नियमित रूप से चुनाव में भाग लेना पड़े और आम जनता के प्रति जिम्मेवार हो। सरकार जो मनमानी कर रही थी, अब वो मनमानी नहीं कर सकती, उसे निश्चित अंतराल पर चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। अब इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की गई। इसमें देखें, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू की गई। ये आप लिख लें, काम की चीज है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू की गई। किसमें? पंचायती राज व्यवस्था में। 3 स्तर कौन कौन से थे? पहला था जिला परिषद, इसमें अध्यक्ष कौन था? जिला प्रमुख। और ये कहां पाई जाती थी? जिला स्तर पर। ठीक है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था कहां पाई गई? पंचायती राज व्यवस्था में, ग्रामीण प्रशासन में। और इसमें पहली जो व्यवस्था है वो कौन सी है? जिला स्तर पर है। और जो संस्था, उसका नाम क्या है? जिला परिषद। और इसका जो प्रमुख है वो कौन है? जिला प्रमुख है। दूसरी देखो, दूसरी व्यवस्था है वो पंचायत समिति है। पंचायत समिति स्तर कौन सा है? मध्यम। इसे क्या कहते हैं? खंड स्तर भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? खंड स्तर या मध्यम स्तर कहते हैं। और इसका जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधान। प्रमुख क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। तीसरा है ग्राम पंचायत। कहाँ पाई जाती है? ग्राम स्तर पर। और प्रमुख कौन होता है? सरपंच। अब ये बातें आपको याद होनी चाहिए। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर की व्यवस्था है? 3 स्तर की व्यवस्था है। और 3 स्तर की व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन से लागू की गई? तो ये कौन से थी? 73वें से थी। ऐसा नहीं है व्यवस्थाएं पहले नहीं थी, लेकिन इनको वैधानिक कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी। वैधानिक मान्यता, इसके बाद तो फिर रेगुलर चालू करना ही इनको पड़ा। संविधान संशोधन से इन्हें वैधानिकता प्राप्त, कानूनी मान्यता प्राप्त करवाई गई। फिर ये नियमित रूप से ये चलने लग गई, फिर कहीं कोई दिक्कत इनको नहीं आई। तो इसमें सवाल देखें आप, सवाल पूछा जाएगा त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे ऊपर वाला खंड कौन सा है, या सबसे ऊपर वाली जो संस्था है वो कौन से स्तर पर होती है? जिला स्तर पर होती है। और इसका नाम क्या है? जिला परिषद। इसके प्रमुख का नाम क्या है? जिला प्रमुख कहलाता है।
दूसरी, पंचायती राज व्यवस्था में बीच के स्तर पर या मध्यम स्तर पर कौन सी संस्था पाई जाती है? पंचायत समिति पाई जाती है, जिसे खंड स्तर या मध्यम स्तर की संस्था कहा जाता है। और इसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधान होता है। तीसरा, ग्राम पंचायत, और ये कौन से लेवल पर है? तीसरे लेवल पर है। कहाँ पाई जाती है? ग्राम स्तर पर। और इसका प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। ठीक है, ठीक है यस सर। आयुषी। निकिता बताएगी अब। और भावना, खंड स्तर पर प्रमुख कौन होता है? सर कौन, वापस बोलना। खंड स्तर पर प्रमुख कौन होता है? संस्था का प्रमुख कौन है खंड स्तर पर? प्रधान। प्रधान। चार्ट बना लिया? यस सर। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर अपन देखते हैं। सवाल लिख लो। यस सवाल सर लिखो। बोलो। पंचायती या ग्रामीण प्रशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 3 स्तर का चार्ट आपने बना लिया है। अगला बिंदु अपना है, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या क्या है? चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या क्या है? चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या क्या है? देखो ये सारे टॉपिक है ना आपस में जुड़े हुए हैं। चाहे आप लोकतंत्र की व्यवस्थाएं पढ़ लो, इसमें हम मतदान भी पढ़ेंगे, सारी चीजें आगे हम इसमें पढ़ेंगे। तो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या क्या है? सिंपल, बहुत सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं अभी इसी टॉपिक में, और अब पढ़ते हैं। देखो, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होकर मतदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होकर मतदान करता है। ये बात समझ में आई? हमारे देश में किसी पर भी किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वेच्छा से किसी को भी मतदान दे सकता है, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ना इसमें जात पात वाला सिस्टम है, ना भाषा संप्रदाय का है, ना कोई जाति वर्ण का है, क्षेत्र संप्रदाय का भी नहीं है। यानी कि प्रत्येक वह भारतीय जो निर्वाचन आयोग की शर्तों को पूरा करता है, भारत में मतदान में भाग ले सकता है। कोई उसे रोकने वाला नहीं है। दूसरा, समान या सार्वभौम मताधिकार। सार्वभौम मतदान व्यवस्था, ये यही है जो मैंने आपको बताया। जाति पाति है ना, इसमें पहले वाले में तो ये कि अपनी इच्छा से वोट डाल सकता है, दूसरे में जाति पाति ये सब कोई नहीं रोकने वाला। आप सारी चीजें आराम से कहीं भी किसी भी तरीके से वोट डाल सकते हैं, किसी का कोई भेदभाव नहीं है। अगला है, एक व्यक्ति एक वोट। एक व्यक्ति एक वोट व्यवस्था। एक व्यक्ति एक वोट व्यवस्था, इसका मतलब ये हुआ, ये थोड़ा सा आपको समझना है कि भारत में क्या व्यवस्था है। भारत में व्यवस्था क्या है कि
प्रत्येक व्यक्ति को वोट क्या देना है, समान देना है, समान की व्यवस्था की गई। भारत में क्या किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का वोट का मूल्य कैसा है, समान है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी वोट दें और आप एक सामान्य आदमी मतदान करे, दोनों क्या कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, तो दोनों के मत का मूल्य कैसा होगा, समान होगा। समझ रहे हो? यानी कि भारत में एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था है, यानी कि कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, पैसे वाला क्यों ना हो, रसूखदार हो, समाज में प्रतिष्ठित हो, समाज में बहुत वर्चस्व रखता हो, तब भी वो वोट डालने जाए, चाहे हम जैसे साधारण इंसान वोट डालने जाए, मत का मूल्य हमेशा कैसा होने वाला है, एक समान होने वाला है, एक ही होने वाला है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के मत का मूल्य बहुत ज्यादा होगा और दूसरे व्यक्ति का मूल्य बहुत ज्यादा कम होगा, ऐसा नहीं है। समान व्यक्ति हैं, तो जब हमारे यहाँ काउंटिंग होगी तो मत एक ही काउंट होने वाला है। तो ये भी चुनाव व्यवस्था को क्या बनाता है, लोकतांत्रिक बनाता है। निश्चित व समान शर्तें, समान मतदान की शर्तें, निश्चित व समान मतदान की शर्तें। अब इसमें देखो क्या क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु पूरी हो, आयु क्या कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। एक सवाल बताओ, मूल संविधान में मतदान की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। कब कितनी घटाई गई, कौन से संविधान संशोधन से घटाई गई? 66वें। 61वें, 61। 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18। कौन से, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और निर्वेद पहचान पत्र रखता हो, पहचान पत्र क्या करता हो, रखता हो। इतनी सारी बातें अगर उसके पास है तो वो क्या डाल सकता है, वोट डाल सकता है। और ये शर्तें हर एक मतदाता के लिए हैं, हर एक व्यक्ति के लिए हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इसमें आगे देखो फिर, हमारे संविधान में राजनीतिक समानता की बात की गई है। राजनीतिक समानता की बात आपने देखा होगा, किताब के लास्ट पन्ने पर जब हम प्रस्तावना की बात कर रहे थे, प्रस्तावना पढ़ी थी ना? यस सर। और क्या कह सकते हैं, उद्देशिका। उद्देशिका। उसमें कितने प्रकार की न्याय थी, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और तीनों में से आर्थिक न्याय का मतलब क्या था, सरकार कोई ऐसी योजना नहीं लाएगी जिसमें आर्थिक असमानता प्रदर्शित हो, अर्थात सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिसमें आर्थिक रूप से भेदभाव हो, यह आर्थिक समानता थी। सामाजिक समानता क्या थी, समाज में बिना किसी भेदभाव सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, जाति वर्ग संप्रदाय के आधार पर समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा। तीसरा क्या था कि राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता का अर्थ क्या था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति कैसा होगा, राजनीति में भाग लेने का अधिकार। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना,
राजनीतिक समानता की कितनी शर्तें हैं? 2। इस साइड लिख रहा हूं, पहला, प्रत्येक व्यक्ति मतदान का अधिकार रखता है। मतदान का क्या रखता है? अधिकार रखता है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। ये दोनों अधिकार दिए गए हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि राजनीतिक समानता अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आंसर क्या आएगा? प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वो मतदान में भाग ले सकता है, कोई भी उसे रोकने वाला नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति चुनाव में चुनाव लड़ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतदान कर सकता है, व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ये दोनों अधिकार उसके पास है। अब सवाल उठ सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति कैसे लड़ सकता है? तो शर्तें लागू होंगी। वह पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, चुनाव आयोग की शर्तें पूरा करने वाला होना चाहिए, उम्मीदवार है तो 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष जो आयु है वो पूरी होनी चाहिए, मतदाता है तो 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए। वो शर्तें सारी यहाँ भी लागू होंगी। लेकिन अगर ये शर्तें सबके साथ पूरी हो रही हैं तो फिर वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आराम से वो क्या लड़ सकता है? चुनाव लड़ सकता है, कोई भी उसे रोकने वाला नहीं है। इसमें और बहुत सारी बातें हम देख सकते हैं कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है। इसमें हम देख सकते हैं शिक्षा। पहले एक बार इसको देख लो, फिर आगे देखते हैं इसको। हम क्या पढ़ रहे थे? चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या थे? तो इसमें पहला क्या है? प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होकर क्या करता है? मतदान करता है। किसी पर किसी भी प्रकार का क्या है? प्रेशर नहीं है। दूसरा, समान या सार्वभौम मतदान की व्यवस्था है, यानी कि सबको साथ लेकर चलने की बात यहाँ पर की जाती है। किसी व्यक्ति विशेष को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ से हटाने की बात नहीं की गई। जो भी भारतीय हैं, शर्तों को पूरा करते हैं, वोट डाल सकते हैं। ये काम की चीज है। सवाल पूछा जाएगा, एक व्यक्ति एक वोट व्यवस्था या सभी व्यक्तियों के समान मतदान की व्यवस्था क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे वीआईपी हो चाहे सामान्य, सभी को वोट डालने का अधिकार है। और उनके जब काउंटिंग होगी तो कैसी काउंटिंग होगी? एक ही। हर व्यक्ति का वोट क्या गिना जाएगा? एक ही गिना जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो चाहे वो सामान्य आदमी हो। इसमें वीआईपी कल्चर नहीं चलता है। अगला देखो, भारत में मूल्य का क्या है? समान है। भारत में सबके मूल्य क्या है? समान है, एक साथ हमने माने हैं। इसमें मतदान का मूल्य मैंने आपको बता ही दिया, प्रधानमंत्री जी हो चाहे सामान्य हो। निश्चित व सम मतदान की समान शर्तें, ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करती हैं। हमारे यहाँ सभी व्यक्तियों के लिए फिक्स रूल हमने कर रखे हैं कि इन्हीं नियमों के आधार पर वोट डाल सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। मूल संविधान में ये आयु कितनी थी? 21 वर्ष। अभी कितनी है? 18 वर्ष। कौन से संविधान संशोधन से? 61 से। कब आया था? 89 में आया था। वेद पहचान पत्र, आपने देखा होगा मदर फादर के पास एक आईडी कार्ड होता है जिसे निर्वाचन पहचान पत्र कहते हैं। ये तीनों चीजें भी अपन अभी देखते हैं। ये यहाँ दिख रहा है, हाँ ठीक है, इस साइड देख लो आप। पहले इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं। हम बात करें पहचान पत्र की, तो ये इस तरीके का आता है, पहचान पत्र। इसे आई कार्ड भी बोल सकते हैं, इसे मतदाता पहचान पत्र भी कहते हैं। मतदाता पहचान पत्र, इसमें यहां आपकी फोटो होती है,
यहाँ आपके आईडी नंबर होते हैं, जैसे ATM 450 TR, ये आपके क्या है, मतदाता सूची क्रमांक या आईडी नंबर, ये इनको क्या कह सकते हैं, आईडी नंबर, आईडी क्रमांक। ठीक है, यहां निर्वाचन आयोग लिखा होता है, निर्वाचन आयोग भारत सरकार, यहां आपका नाम होता है राम सिंह। ठीक है, इसके बाद इसमें पिताजी का नाम होता है, ठीक है, जैसे श्याम सिंह। फिर यहां पर आपका पता होता है, ये इस तरीके से। और ये क्या माना जाता है, वेद माना जाता है, वेद पहचान पत्र माना जाता है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप देखें, इसमें जब हम पूरी डिटेल भर के देते हैं तो निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग भी दो प्रकार के, एक केंद्र और एक राज्य। केंद्र वाला केंद्र सरकार के चुनाव कराता है और राज्य वाला पंचायत और राज्य दोनों के चुनाव करवाता है। निर्वाचन आयोग हमारे द्वारा जो डिटेल भरी गई थी उन डिटेल की क्या करता है, पूर्ति करता है, और इन डिटेल की पूर्ति के आधार पर ये पहचान पत्र बना देता है। लेकिन इसमें त्रुटियां बहुत सारी रही हैं, जैसे किसी का नाम पूरा नहीं आता, किसी का पिताजी के नाम में प्रॉब्लम है, किसी के फोटो में प्रॉब्लम है, किसी के एड्रेस में प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम लगातार चलती रहती है, इनको बाद में अपडेट करवाया जाता है। तो लोकतांत्रिक मानने में अपना ये एक्स्ट्रा हो गया कि मतदाता पहचान पत्र किस प्रकार का है। आपके सिलेबस में तीनों ही चीजें दे रखी हैं, मतदाता सूची कैसी है, व्यक्तिगत पहचान कैसी, उम्मीदवार फॉर्म कैसे भरता है, और मतदाता पहचान कैसा है, पहचान पत्र कैसा है। पहचान पत्र तो आपने देख लिया, इसके बाद हम देखेंगे मतदाता किस प्रकार से फॉर्म भरता है और मतदाता सूची कैसी होती है। पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है, शिक्षा। आप देखें, भारतीय चुनाव व्यवस्था में, भारतीय चुनाव व्यवस्था में, भारतीय चुनाव व्यवस्था में होता क्या है कि यहां पर शिक्षा का आधार नहीं है, शिक्षा का आधार नहीं है। आप देखो, अगर आधार क्या मान लें, शिक्षा, जैसे BA, BCom और BSc, ये क्या मान लें, बेसिक मान लें, हम बेसिक शिक्षा मान लें कि इतनी तो हर व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए, तब जाके वो क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो फिर 80% से ज्यादा लोग क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात। वर्तमान में अगर हम सांसदों को देखें, वर्तमान में सांसदों को देखें तो 80% लोग किस लिए फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास महत्वपूर्ण शिक्षा नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि जिस न्यूनतम शिक्षा की बात हम करते हैं वे शिक्षा की व्यवस्था भारत में चुनाव व्यवस्था में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र का आधार चुनाव को बनाने के लिए शिक्षा का कहीं रोल इसमें नहीं आता। शिक्षा, भारतीय चुनाव व्यवस्था में शिक्षा कोई रोल अदा नहीं कर रही है। न्यूनतम जो योग्यता होती है, हमने पढ़ा था अभी कि प्रत्येक व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, न्यूनतम योग्यता में वह
18 वर्ष का होना चाहिए। न्यूनतम योग्यता भी दो प्रकार की, एक मतदाता की और एक चुनाव लड़ने वाले की। तो चुनाव लड़ने वाले की बात अगर हम करें तो लोकसभा की बात करें तो कैसे 25 वर्ष न्यूनतम आयु, 25 वर्ष न्यूनतम आयु। इसके बाद दूसरा बिंदु इसमें है भारतीय नागरिक, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें निर्वाचन आयोग की अन्य शर्तें, निर्वाचन आयोग की अन्य शर्तें, बस इतनी है। अब आप देखो इसमें शिक्षा का कहीं रोल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने कभी स्कूल का रास्ता देखा ही नहीं, जो कभी स्कूल गया ही नहीं, जिसने कभी स्कूल में ABCD सीखी ही नहीं, वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, भारत की चुनाव व्यवस्था में बड़ा रोल अदा कर सकता है। उसे कोई रोकने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो शिक्षा का कहीं कोई इसमें रोल नजर नहीं आता। ऐसे ही खेल में देख लो आप, खेल, दूसरा एग्जांपल देखें खेल का, तो सचिन तेंदुलकर का नाम देख सकते हैं हम, तेंदुलकर, ठीक है। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का नाम हम देख सकते हैं। कैसे? सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल हैं और हमारे यहाँ क्रिकेट टीम में, भारतीय क्रिकेट टीम की यदि हम बात करें, भारतीय क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम, तो इसमें क्या देखा जाता है, खेल देखा जाता है। क्या देखा जाता है? खेल। किस प्रकार का खेल का उसमें संचार है, किस प्रकार का वो खेल खेलता है, और वहां पर आपकी ना एजुकेशन देखी जाएगी, ना आपके अन्य जाति वर्ण संप्रदाय देखे जाएंगे, ना वहां जैक चेक चलता है। क्या देखा जाएगा? आपका खेल देखा जाएगा। तो ये क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले तत्व हैं। इसमें किसी भी प्रकार की शिक्षा का कोई रोल नहीं है। शिक्षा का रोल कहाँ है? जैसे स्कूली शिक्षा है, सेना है, डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, यहाँ शिक्षा का रोल है। लेकिन हमारे यहाँ चुनाव व्यवस्था में और खेल व्यवस्था में शिक्षा की कोई बाध्यता है ही नहीं। आप चाहे कितने भी शिक्षित क्यों ना हो, या आप बिल्कुल भी अशिक्षित क्यों ना हो, किसी भी प्रकार को आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ आपकी क्या योग्यता देखी जाएगी? चुनाव में आपकी योग्यता देखी जाएगी जनता की सेवा, कि आप 5 वर्ष जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे और किस मात्रा में कर पाएंगे। बस ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है? कंप्लीट। इसमें शिक्षा आपको जरूर याद रखना है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि शिक्षा को किधर जोड़ देते हैं, कि लोकतांत्रिक मानने के आधार में नहीं जोड़ते और इसको अलोकतांत्रिक में जोड़ देते हैं। जबकि शिक्षा का किसी भी प्रकार से कोई न्यूनतम वैलिडिटी में कोई रोल होता ही नहीं है, न्यूनतम योग्यता में कोई रोल शिक्षा का है ही नहीं। शिक्षा चाहे कितनी भी हो या कितनी भी ना हो, फिर भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। भावना, कोई सवाल पूछना है बेटा? टाइम हो गया। कोई क्वेश्चन पूछना है?